Amit Shah to reply the discussion. धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं इस महान सदन के सामने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 ये दोनों विधेयकों को कानून बनाने के लिए सदन के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मान्यवर, आज ये दो बिल पारित भी होंगे, इसलिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में अलग दृष्टि से भी बहुत सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है, क्योंकि आज ही सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खंडपीठ ने धारा 370 को समाप्त करने का और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक, जो मैं 5 अगस्त 2019 को इस सदन में मोदी जी के लिए गए निर्णय के अनुमोदना में लेकर आया था, वो बिल लाने की मंशा, बिल का संवैधानिक रूप से स्वीकार और पूरी प्रक्रिया को भी माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है, सर्वानुमत से किया। मान्यवर, बहुत सारे सवाल परसों तक उठाए गए। परसों भी लोकसभा में कहा गया कि ये बिल अभी लंबित है, क्यों जल्दबाजी में ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी, आपको राह देखनी चाहिए। मान्यवर, ये सारे स्टैंड जो थे वो न्याय के लिए नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय किया था वो निर्णय को लंबित करने के लिए थे, उस इरादे से किए गए थे। मान्यवर, आज निर्णय कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ढेर सारी चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी 1950 से बताती थी, और कांग्रेस, विपक्ष और विशेषकर कम्युनिस्ट भाइयों का हमेशा से हम पर आरोप था कि राजनीतिक बातें आप कर रहे हो, ये सारी चीजों को आज सर्वोच्च अदालत ने अमली जामा पहना लिया। न्यायालय ने माना कि जम्मू कश्मीर के पास कभी भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, जो हमारा कहना था। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रीटी के कारण भारतीय संविधान के बाहर राज्य को कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं मिलती है, इस बात को मान्यवर, न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समाधान। अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, और जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक है और अनुयायी है, उनको भी पसंद नहीं आता है जो हम कहते हैं। मगर मैं उनको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर, जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब यह है, ये जो कहा धारा 370 अस्थायी प्रावधान था, इसका मतलब यह है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता। वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि संविधान को और देश के संसद के सदनों को पूरा अधिकार है धारा 370 हटाने। मान्यवर,
न्यायालय ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणाएं हुई, इस पर भी ढेर सारे सवाल उठा गए कि राष्ट्रपति शासन गलत तरीके से लगाया गया, राज्यपाल शासन गलत तरीके से लगाया गया। इन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणाओं को चुनौती देना ठीक नहीं है, ये पूर्ण रूप से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत। मान्यवर, अनुच्छेद 370(3) में जो प्रावधान है वो संविधान सभा ने ही तय किया है। जब टेम्पररी इस प्रोविजन को किया गया तब सवाल हुआ है कि टेम्पररी है तो हटेगा कैसे। तो धारा 373 के अंदर एक प्रावधान डाला गया कि सीओ से राष्ट्रपति महोदय धारा 370 में सुधार भी कर सकते हैं, इस पर रोक भी लगा सकते हैं और पूर्णतया संविधान के बाहर भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति का जो आदेश था, तत्कालीन राष्ट्रपति का 5 अगस्त 2019 का आदेश सीओ था, इसके माध्यम से राष्ट्रपति जी को पूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 370 का संचालन बंद करने का। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने सर्वानुमत से होल्ड कर दिया है, उसको उस पर मोहर लगाई। इस आधार पर याचिकाकर्ता ने एक तर्क दिया था। याचिकाकर्ता कौन है वो तो सभी लोग जानते ही है, सभी लोग जानते हैं, मैं कोई नाम देना नहीं चाहता। नहीं, नाम देकर क्या करेंगे, यही बोले ही है वो, तो इसमें कोई एक्सपोज करने जैसी बात नहीं। मान्यवर, 370 के तहत कोई भी घोषणा करने के पहले जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का परमिशन जरूरी है, अनुमोदना जरूरी है, ये उनका क्लेम था। और उसको क्लेम को एक्सटेंड करते हुए आगे ले गए, क्योंकि अब तो जम्मू कश्मीर में संविधान सभा है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के परमिशन के बगैर धारा 370(3) के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता और संविधान सभा समाप्त हो गई है, इसलिए धारा 370 परमानेंट हो गया। मान्यवर, ऐसा आर्गुमेंट मैंने मेरे जीवन में भी, मेरे 5 धाराशास्त्रियों को पूछा कि मेरी समझ में कोई गड़बड़ है या ये डिमांड कोई गड़बड़ है, कि डिमांड तो गड़बड़ है ही है, ये आर्ग्यू कर रहे हैं, उनकी समझ में भी बड़ा प्रॉब्लम है। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा समाप्त होने से धारा 370(3) समाप्त नहीं हो जाता है, धारा 370(3) यथावत रहता है। मान्यवर, न्यायालय ने यह भी माना कि धारा 370 के तहत मिली हुई शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय एक तरफा सूचना जारी कर सकते हैं, जिसको संसद के दोनों सदनों का सादे बहुमत से अनुमोदन चाहिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। जो कहते थे कि राष्ट्रपति महोदय का सीओ ठीक नहीं है, आज उसका भी जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। मान्यवर, उपयुक्त बिंदुओं का सीओ 272 पर कोई प्रभाव नहीं है, ये भी सिद्ध करते हुए अनुच्छेद 371(d) के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड कर दिया है कि क्योंकि जब अब धारा 370 समाप्त हो चुकी है, अब जम्मू कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। मान्यवर, न्यायालय ने चुनाव कराने के लिए भी चुनाव आयोग को निर्देश करे। मान्यवर, बहुत सारे लोग, अब इसमें तो इतना सारा लूट गया, जो दावे थे सारे खारिज हो गए। तो एक पूंछ पकड़कर मैंने बाइट देखा करते हैं, क्या पूंछ पकड़ते हैं कि चुनाव आयोग ने ऑर्डर कर दिया। अरे भाई, क्या ऑर्डर करा? मैंने स्वयं कहा है कि हम चुनाव कराएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
इसी सदन में कहा है, लोकसभा में करा है, एज अ गृह मंत्री ऑन रिकॉर्ड करा है। उन्होंने कहा कि भाई राज्य का स्टेटस वापिस देंगे, तो ये भी मैंने कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम पर राज्य का स्टेटस हम वापिस देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो कहा है उसमें मेरे सदन में के बयान को और सॉलिसिटर जनरल के सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान को कोट करते हुए कहा है। अब मुझे कोई समझाए इसमें विजय कहां से हुई है? घोर पराजय में विजय कैसे ढूंढना, इसकी कला कोई आप लोगों से सीख ले साहब। इतने बड़े घोर पराजय विजय कैसे ढूंढना, इसका कोई अभ्यास वर्ग साहब रखना चाहिए साथ में। ये बहुत बड़ी कला है। मैं तो आज अगर उनके जैसे मेरे विचार होते तो एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर डिप्रेशन के मारे 1 महीना सदन में ना आता, मगर ये तो प्रेस कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस करी मान्यवर। और प्रेस में क्या किया, कहा कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने ये कहा मान्यवर कि ये जजमेंट आने के बाद भी हम मानते हैं कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। अब मान्यवर देश के दोनों सदनों ने, देश की संसद की दोनों सदनों ने राष्ट्रपति के सीओ को अनुमोदना दे दी, कानून पारित हो गया, कानून नोटिफाइड हो गया। किसी ने चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सबका अधिकार है, करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस भी हुई, 5 जजों की बेंच बनी और 5 सीनियर मोस्ट जज बने बैठे इसमें। लंबी बहस, सबकी सुनवाई हुई, आज फैसला भी आ गया। मगर ये फैसले के बाद भी ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं और हम मानते हैं कि धारा 370 गलत तरीके से हटाया गया है। मान्यवर, मैं इनको नहीं समझा सकता, मेरी तो मर्यादा है ऐसा, नहीं समझा सकता कि वास्तविकता क्या है। हमें समझना चाहिए कि 42,000 लोग मारे गए हैं। क्यों मारे गए? सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। इनसे ज्यादा मुसलमान गुजरात में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान आसाम में है। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ? क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है साहब। कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती। क्यों हुआ? क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये समझना ही नहीं था। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं, वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले को चिपक कर रहना चाहते हो तो देश की जनता देखती है 2024 में 2-2 हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। मान्यवर, मैं जिस 2 बिल को लेकर आया हूं वो 2 बिल एक प्रकार से सभी पार्टियों को मैंने सुना है, सर्वानुमत से बिल के तत्व को सबने समर्थन किया है। बिल का जो तत्व है, कंटेन है, इसका किया है। मुझे था कि गिटास खड़े हो जाएंगे कि हम अपोज में खड़े हैं, मगर मैं सभी पार्टियों को कहता हूं, तब ये तो काउंट करता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी कभी अच्छे काम का समर्थन नहीं कर सकती है, इसलिए सभी पार्टियों से मेरा मत बाकी दलों से। मान्यवर, कमजोर और वंचित वर्ग, ये जो नाम है, किसी भी नागरिक की डिग्निटी को बहुत हर्ट करने वाला नाम है, अंतर की गहराइयों तक दुख खड़ा करने वाला नाम है और बहुत समय से था। आज प्रधानमंत्री जी ने एक जो फैसला लिया है, जिस फैसले को वास्तविक स्वरूप देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, इसमें कमजोर और वंचित वर्ग की जगह
अन्य पिछड़ा वर्ग ये नाम जोड़ने का फैसला दिया है, जो संवैधानिक ढंग से संवैधानिक सत्य है। मान्यवर, दूसरा बिल जो है वो दूसरा बिल जम्मू कश्मीर में सालों से अलग अलग प्रकार के विस्थापित हुए। मान्यवर, 80 के दशक से आतंकवाद की शुरुआत हुई, 89 से चरम सीमा पर पहुंचा। ढेर सारे कश्मीरी हिंदू, विशेषकर कश्मीरी पंडित और ढेर सारे सिख भाई घाटी छोड़कर पूरे देश भर में बिखर गए। जम्मू में गए, बेंगलुरु गए, गुजरात गए, दिल्ली गए, फरीदाबाद गए, देश भर में बिखरे। सभी राज्यों ने उनकी आवभगत भी की, सभी राज्यों ने उनको रिजर्वेशन भी दिया, कई राज्यों ने उनको नौकरी में प्रायोरिटी दी भी। कश्मीरियों को गले लगाने का काम पूरे देश ने किया है, पूरे देश की जनता ने। मान्यवर, वो बिखरे और ऐसे बिखरे कि अपने ही देश में वो विस्थापित हो गए, निराश्रित हो गए। जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति थी, वो दर दर की ठोकरे खाने के लिए मजबूर हो गए। मान्यवर, उन लोगों को सम्मान देने के लिए, और ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 46,631 परिवार जो रजिस्टर्ड है वो वहां से विस्थापित हुए हैं, और 1,57,967 लोगों ने हमारे बहुत प्रयास के बाद 19 के बाद हमने एक अभियान चलाया, हर शहर में जाकर एडवर्टाइज दिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है और इतने लोग अब तक रजिस्टर्ड हुए। तनख्वाह साहब ने कहा कि बहुत सारे हैं, करना चाहिए। मैं तो उनको निमंत्रित करता हूं, तनख्वाह साहब आप जितने भी छूट गए इसकी सूची लाइए, आधी सेकंड में मैं रजिस्टर कर आपको एक्नॉलेजमेंट। मान्यवर, ऑनलाइन प्रक्रिया है और मैं आज इस महान सदन के माध्यम से देश भर में बिखरे पड़े कश्मीरी पंडित और अन्य विस्थापितों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार आपको न्याय देने के लिए कमिटेड है। आप मुझे लिखिए, कश्मीर सरकार को लिखिए, किसी भी विज्ञ के बगैर आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। आप मतदार भी बनोगे, चुनाव भी लड़ पाओगे और जम्मू कश्मीर के अंदर आप मंत्री बनकर भी जा सकते हो। आपको पूरा मान्यवर, 3 युद्ध भी हुए। 1947 में और 48 में युद्ध हुआ। 31,779 परिवार आज के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से शरण लेकर भारत में आए। इनमें से 26,319 परिवार तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में बसे और शेष 5,460 परिवार अन्य भागों में बसे। दूसरा युद्ध हुआ 65 और 71 का, और छम्ब और नियाबत क्षेत्र से लगभग 10,065 परिवार विस्थापित हुए। 3500 परिवार 65 के युद्ध में हुए और इतने ही करीब 71 के युद्ध में हुए। अब तक 47, 65 और 71 के युद्धों में लगभग 41,844 परिवार विस्थापित हुए हैं। उनको भी भारत सरकार ने ढेर सारी चिंता करी है, मैं आगे बताता हूं। मगर ये बिल जो है मान्यवर, 3 सीटें, 2 जम्मू कश्मीर से विस्थापित परिवारों के लिए और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से विस्थापित आए हुए कश्मीरी भाइयों के लिए रिजर्व करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मन के साथ, चाव के साथ और संवेदना के साथ किया। मान्यवर, ये जो फैसला है उसी एक्ट का हिस्सा है जिस एक्ट को सब चैलेंज करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, जब आप 5 अगस्त 2019 के बिल को चैलेंज करते हो, तब आप डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को भी चैलेंज करते हो। ये मत भूलो कि आप इनके रिजर्वेशन के खिलाफ बात करते हो। मान्यवर, डिलिमिटेशन कमीशन ने गंभीरता से विचार करने के बाद समुदायों का प्रतिनिधित्व नॉमिनेशन द्वारा कराने की सिफारिश की है। और मान्यवर, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, जो आज स्वाभाविक है राष्ट्रपति शासन है, उसने भी अपना अभिप्राय डिलिमिटेशन कमीशन को दिया था
भारत सरकार ने के गृह मंत्रालय ने भी दिया था कि इनके प्रति सिंपैथेटिक व्यू लेना चाहिए, इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जब वो अपनी जमीन में ही नहीं है तो असेंबली में कैसे चुनकर जा सकते हैं। मान्यवर, और ये आदेश उन्होंने प्रकाशित किया था, जिसको आज कानूनी जामा पहनाकर मैं ये बिल को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ने और भी कई फैसले किए हैं, मैं जरा सदन के सामने पूर्व की स्थिति और अभी की स्थिति बताना चाहता हूं। पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सीट थी, 37 सीट थी। अब नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट जम्मू क्षेत्र में बनाने का था। मान्यवर, कश्मीर में 46 सीट थी, 46 सीटें थी। अब 46 की जगह 47 सीटें, 47 सीटें बनाने का था। इस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी। लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी। 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है, जिसको भारत सरकार ने माना। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है, और हमसे कोई नहीं छीन। मान्यवर, हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। मान्यवर, अब तक SC ST की सीटों में बड़ी विसंगतताएं भी थी, और जो दिग्विजय की कहते थे संवेदनशील अप्रोच होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। SC ST के प्रति संवेदना से ही यह निर्णय हुआ है। पहले जो 7 सीटें थी SC की, उसको हमने बरकरार रखा, और ST की सीट 0 थी, क्योंकि धारा 377 परमिट नहीं करती थी, अब परमिट करती है। 9 सीटों को रिजर्व कर दिया। अरे जो कह रहे थे हमारे डॉक्टर साहब कि गुर्जर बकरवालों ने इस देश को बचाया है, मैं सदन में इस देश के गृह मंत्री के नाते कहना चाहता हूं, मान्यवर, कभी भी युद्ध हुआ, कभी भी आतंकवादियों ने पैंतरे रचे, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों ने भारत के तिरंगे को ऊंचा रखा। और आज सालों के बाद आज उनको न्याय मिलने जा रहा है। इसका कम से कम मुझे तो बहुत संतोष है। किसी को संवेदनशीलता दिखे या न दिखे, 75 साल तक उनका अधिकार जो भारत के संविधान ने दिया था, कौन रोक कर बैठा था? कौन रोक कर बैठा था? क्या कोई जवाब दे सकता है? जम्मू कश्मीर के ST भाइयों के अधिकारों को कौन रोक कर? ये 3 परिवार रोक कर बैठे थे मान्यवर, जो 370 को एंजॉय कर मान्यवर। और इसके अलावे भी ओपन सीट में भी वो लड़ सकते हैं। माननीय दिग्विजय सिंह ने कहा, माननीय सदस्य ने कहा कि भाई इसमें स्पष्टता नहीं है, इनको कितनी मिलेगी, इनको कितनी मिलेगी। मैं फॉर इंफॉर्मेशन दिग्विजय सिंह को कहना चाहता हूं, ये इन प्रिंसिपल बिल है। ट्राइबल डिपार्टमेंट और OBC डिपार्टमेंट से अलग से इसके बिल आएंगे, जिसमें इसके रिजर्वेशन की सीटों की और चिन्हित करने की व्यवस्था होगी। वो एक अलग प्रक्रिया है, मगर ये स्पष्टता से कर देते। मैं दिग्विजय सिंह को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं सर। जब भी वो हंसकर बोलते हैं तब बहुत समाज के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। बड़ा रिकॉर्ड है उनका, मैं रिकॉर्ड को जानता हूं। आज भी हंसकर बोले, मैंने बोला क्या निहितार्थ थे, फिर मैंने ध्यान से उनकी चीज को याद कर सोचा तो मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने कहा कि भाई किसी का छीनकर तो नहीं लगू। ये गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं, गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं। मैं आज फिर से कह देता हूं मान्यवर, बैठ जाइए दिग्विजय जी, अब हो गया, लोग समझ चुके हैं आपको, बैठ जाइए। मान्यवर he is not yielding, he is not yielding, he is not yielding. Go ahead, Honorable Home Minister.
He is not yielding. He is not yielding. मान्यवर, मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, गुर्जर भाइयों की एक भी सीट लिए बगैर बड़े संवेदनशीलता से बकरवाल भाइयों को दिया जाए, हमें कोई आपत्ति। गुर्जरों को जो फायदा मिला है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ट्राइबल के सारे फायदे एजुकेशन में और बाकी सारे नौकरियों के रिजर्वेशन में जितने भी फायदे गुर्जर भाइयों को मिल रहे हैं, पहाड़ियों को मिल रहे हैं, वो पहाड़ियों को जो भी मिलेगा वो उसके अलावे मिलेगा। एक भी नौकरी ना खत्म होगी, ना एक भी शिक्षा की सीट खत्म होगी। पूरा का पूरा अधिकार आपका भी रहेगा, उनका भी। मान्यवर, एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि जवाहरलाल नेहरू जी का कश्मीर के लिए कंडक्ट और इस पर हमारा नजरिया थोड़ा तंग है। जहां तक तंग नजरिए का सवाल है साहब, देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते। किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए, किसी को अधिकार नहीं। मैं आज फिर से कहता हूं, ये आरोप से मैं सहमत हूं। हमारा नजरिया तंग है। देश की एक इंच जमीन भी जाती है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सर्वोच्चता से संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा और लड़ेगा। हमें कोई इसमें शर्म की बात नहीं। मान्यवर, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। बहुत कुछ कहा है, अभी कहा गया नेहरू के कारण कश्मीर यहां है, नेहरू जी के न होते तो शायद ये बिल ही नहीं आता और कश्मीर होता ही नहीं। इस तरह से कहा। मैं आज कहना चाहता हूं कि जो आजादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं उनको मालूम होगा हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या जवाहरलाल जी गए थे क्या? तो यहां गवर्नमेंट नहीं, यहां नेहरू। क्या कर रहे हो खड़गे जी? अभी भी वापस आओ। एक मिनट रिकॉर्ड पर है। कश्मीर में दिग्विजय जी ने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया। एक नाम दिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम दिया जवाहरलाल नेहरू का। तो वो होम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं दिया भाई? अब सुनिए दिग्विजय जी, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमने सुना है, धैर्य से सुना है। मान्यवर, जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। एक ही जगह देखते। मान्यवर, दूसरा, विलय लेट क्यों हुआ? सारे लोग जानते हैं साहब, इतिहास को 1000 फुट नीचे दफन कर दो, वो ऐसा बीज है जो वटवृक्ष बनकर सच्चाई बाहर आ जाती है। सब जानते हैं कि हमारा विलय इसलिए लेट हुआ कि महाराजा पर किसी एक व्यक्ति को विशेष स्थान देने का आग्रह था, शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था। इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका मिला। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हो गया, कहीं पर 370 क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ना जोधपुर में है, ना जूनागढ़ में है, ना हैदराबाद में है, ना लक्षद्वीप में है। क्यों 370 नहीं है? कि संवेदनशील हृदय के कारण 370 है। संवेदनशील हृदय। मान्यवर, कंडीशन किसने रखी? किसने स्वीकार की? इतिहास जवाब मांगता है, देश की जनता जवाब मांगती है, जवाब देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते इतिहास से कोई। मान्यवर,
सेना भेजने में देरी क्यों हुई? और ये कहते हैं कि इसके बाद भी देरी हुई है। मैं साहब एक रेफरेंस सैम मानेकशॉ का देना चाहता हूं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ तब डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे। उन्होंने एक जगह पे कहा है कि कबीलाई हमलावर आक्रामक और लूट मचा रहे थे, तब चर्चा में ही व्यस्त थे। मैं व्यक्ति का नाम देना नहीं चाहता वरना खड़े हो जाएंगे। तब एक मीटिंग में सैम मानेकशॉ मौजूद थे। सरदार पटेल जी ने नेहरू जी को कहा, जवाहर आप कश्मीर चाहते हो या नहीं चाहते हो, देरी क्यों हो रही है? तब जाकर सेना भेजने का निर्णय हुआ है। जवाब देना पड़ेगा। नहीं दिग्विजय भी ऐसे मत करें, मैं भेज दूंगा आपको, पुस्तक ही भेज दूंगा। मान्यवर Honorable Home Minister is not yielding. He is not yielding. Honorable Home Minister is not yielding. मान्यवर एक बात सर्वविदित है, अगर असमय सीज फायर असमय नहीं होता तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। अब पत्रों का जिक्र कर रहे हैं, किसी अंग्रेज सेनापति ने देखा, मैं जरूर देखूंगा इसको, अगर लिखा है तो देखना चाहिए। परंतु अफसर कुछ भी कहे, देश का प्रधानमंत्री का देश की जमीन के लिए संवेदनशीलता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इतना छोटा सवाल है। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे। 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। क्यों किया? दूसरा, क्यों मामले को यूएन में ले जाया गया? अब ये सारी चीजों को आप कहते हैं कि रेफरेंस लाइए। मान्यवर, मुझे मालूम था दिग्विजय सिंह, हाँ करता हूं, बैठिए। मुझे मालूम था साहब ये खड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं लेकर आया। मैं एक कोट अनकोट पढ़ता हूं। यूनाइटेड नेशन के अनुभवों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे सीज फायर करना अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से हम नहीं निपट पाए, नहीं परख पाए। हम सीज फायर पर और विचार करके बाद में निर्णय करना चाहिए था। हालांकि ये सब भूतकाल की गलतियां हैं। ये जो कोट है किसी और का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का है। अब उनको तो मानोगे या नहीं मानोगे कि उन्होंने गलती की है, स्वीकार करी है। और साहब एक मिनट, सोर्स भी बता देता हूं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कनेक्शन, JNSG 143 पार्ट 1। और उस वक्त जब अरे भाई, स्वयं नेहरू कह रहे हैं मेरी गलती थी, क्यों इतना पकड़ कर रखा है पूंछ? मान्यवर, और चलो संयुक्त राष्ट्र में जाना भी था तो अनुच्छेद 51 में क्यों ले गए, जहां भारत के अधिकार सीमित होते थे? अनुच्छेद 35 में जाते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा गलत फैसला था। और मैं बताता हूं, मान्यवर, एक कहते हैं कि धारा 370 निरस्त कर दी। अगर कल को ये 40 साल के बाद, जोर से बोले मनोज झा जी, 40 साल के बाद, क्योंकि ये मानते हैं कि 40 साल के बाद मैं नहीं हूंगा, मैं तो 60 का हो गया, मेरा आयु 40 साल का हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं 40 साल के बाद इतिहास पूछेगा तो कौन रिस्पॉन्ड? मैं बताता हूं, 2 सदी तक अगर धारा 370 का फैसला गलत है तो मेरी सरकार का है, मेरा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला लिया है। ना मोदी जी इस फैसले से भाग सकते हैं, ना हमारी कैबिनेट भाग सकते हैं, और ना हमारा पार्टी भाग सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी पड़ती है। जब इमेज बिल्डिंग के लिए बड़े बड़े फैसले लेते हैं, संवेदनशील दिमाग से फैसले लेते हैं, तब इसको ऑन भी करना पड़ता है और देश को जवाब भी देना पड़ता है। इस तरह से नहीं चलता है इतिहास। और इतिहास, मेरी बात आज भी मानकर चलिए दिग्विजय सिंह, इतिहास किसी को नहीं बख्शता है, किसी को नहीं बख्शता है। मान्यवर,
आज जो बिल लेकर मैं आया हूं, काफी लोगों ने पूछा कि क्या बदलाव आया है। अब मेरी कोई चश्मे की दुकान तो है नहीं जिसपे वास्तविकता दिखाने का चश्मा मैं किसी को पहना सकूं। सबको अपने अपने चश्मे से देखना पड़ेगा, और चश्मे का अगर कांच गलत है तो दृश्य गलत हो जाता है। मान्यवर, पूरा कश्मीर और जो 2 करोड़ यात्री पूरे देश से जाकर आए, लाखों यात्री अमरनाथ यात्रा कर आए, हर महीने लाखों यात्री वैष्णो देवी के दर्शन करके आते हैं, और 100 से ज्यादा अधिक फिल्मों के शूटिंग हुए हैं, वो सभी एक मुख से कहते हैं कि कश्मीर की परिस्थिति अच्छी है, मगर स्वीकार करने को तैयार नहीं। मुझे मालूम नहीं है कौन सा चश्मा पहनकर ये देखते हैं। मान्यवर, मैं आज कहना चाहता हूं कि जिस कश्मीर में 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए, कई पिताओं ने अपने कंधों पर बेटे के जनाजे लेकर गए। मान्यवर, अपनी बेटी की डोली तक कई लोग नहीं देख पाए, और कई बहनों ने अपने भाई को खो दिया। इनकी वेदना, हृदय अगर संवेदनशील है तो ही इसका अनुभव कर सकते हैं, मगर हमारे हृदय में जिनके हाथ में हथियार है, इसके लिए ही संवेदना है, तो इसका रास्ता मेरे पास नहीं है। मान्यवर, मैं इनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे लिए मन में संवेदना है कश्मीर के युवा के लिए, कश्मीर की बच्चियों के लिए, और घाटी के भविष्य के लिए संवेदना है, आतंकवादियों के लिए नहीं। मान्यवर, मैं समझता हूं कि आज आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद, और उसके पहले भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 में, आज युवाओं का भविष्य ब्लैक नहीं है, परंतु स्कूल का ब्लैक बोर्ड उनका भविष्य बन गया है। वो पढ़ाई लिखाई, जो युवा मान्यवर पत्थर लेकर घूमते थे, मोदी सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने इसके हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। पूरी दुनिया का एक्सेस, और आतंकवाद और अलगाववाद की बात करने वाले लोग धारा 370 कर आधार बनाकर अलगाववाद की बात करने वाले लोग, आज जो लोग बात करते हैं उनकी कश्मीर की जनता अनसुनी करती है, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट की बात करती है। मान्यवर, ये आज बदलाव हुआ है। अभी अभी कह रहे थे कि मैंने सदन में कहा था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मैं मेरे जीवन में बोला हुआ भूलता नहीं हूं, और जो बोलता हूं उसको ओन करता हूं। मैंने कहा था कि 370 के कारण अलगाववाद की भावना समाप्त हो जाएगी, और जब अलगाववाद की भावना समाप्त होगी, सहन सहन आतंकवाद कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मान्यवर, ये बीच मझधार में 40 साल इन्होंने गलतियां करी, 80 के दशक से गलतियां करते आए, संवेदनशील हृदय से सोचते रहे, संवेदनाएं हथियार उठाने वालों के लिए रखे, और इस 40 साल की गलती को ऐसा सोचते हैं कि मोदी जी के 4 साल में सुधर जाएगा। मगर आपकी बात सही है, अपेक्षा ऐसी ही रखनी चाहिए। मैं अब विषय पर, मान्यवर, मैं बहुत पास में नहीं जाता। जब चरम सीमा पर थे तब तो आंकड़े बहुत भयावह थे, 90 के दशक में बहुत भयावह आंकड़े, परंतु मैं यूपीए शासनकाल की बात करना चाहता हूं। 2004 से 14 जब सोनिया जी और मनमोहन जी की सरकार थी, कुल आतंकवादी घटनाएं 7,217 हुई थी, और अब आतंकवादी घटनाएं सिर्फ 2,197 हुई है। ये 10 साल। अब सुन लीजिए, बाद में मुद्दा खड़ा करिए खड़गे जी। 70% की कमी हुई है मान्यवर, 70% की कमी हुई, और उसमें धारा 370 हटाने के बाद केवल और केवल 4 साल ही गए। सिक्योरिटी फोर्स और नागरिक टोटल 2829, करीब 3,2900 नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। अब मान्यवर 3,000 नागरिक
उस वक्त 4 से 14 में मारे गए, 14 से 23 में 891 नागरिक मारे गए, 70% की कमी। सिक्योरिटी फोर्सेस और नागरिक, और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में भी 50% की मान्यवर कमी। ये कह रहे हैं कि क्या हुआ है। मैं आंकड़े बताना चाहता हूं, और मनोज जी खास देखे। आत्मा है तो अंधेरे में टटोल कर सुने, सोचे, और विचार परिवर्तन होता है तो ईश्वर के लिए करे। मान्यवर, ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग 2010 में 2654 घटनाएं थी, 2023 में सिर्फ 4 साल हुए हैं, एक भी पथराव की घटना नहीं हुई, एक भी नहीं। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग ही नहीं हुई है तो मृत्यु भी नहीं हुई, 0 मृत्यु हुई। मान्यवर, स्टोन पेल्टिंग में जख्मी नागरिकों की मैं बात करता हूं, सिक्योरिटी फोर्स नहीं, नागरिक जो घाटी के हैं, वो 6235 थे, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई है, 0 जख्मी है। अरे भैया, इनको दिखाई नहीं देता है। सीज फायर वायोलेशन की घटनाएं 2010 में 70 थी और 2023 में 6 हुई। घुसपैठ के प्रयास 489 थे, सिर्फ 48 हुए हैं। मान्यवर, वापिस लौट गए आतंकवादी 18 थे 2010 में, अभी 281 आतंकवादी घाटी छोड़कर। ये संवेदनशीलता का नमूना है नागरिकों के प्रति। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं आपको, इसलिए बताना चाहता हूं कि हमने सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया है, टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, इस पर आक्रामक कार्यवाही करी, ऐसा नहीं है। हमने टेररिज्म की इको सिस्टम को खत्म करने का काम किया। जो टेररिज्म को फाइनेंस करते थे उन पर भी काम किया है। एनआईए द्वारा टेरर फाइनेंस के केस 32 रजिस्टर किए गए 2014 के पहले, एक भी केस। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फाइनेंस के केस 51 रजिस्टर किए, पहले स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जरूरत ही महसूस नहीं की गई थी। और मान्यवर, 229 टेरर फाइनेंस केस में अरेस्ट हुई है, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई है, 57 प्रॉपर्टी सीज हुई है, और एसआईए द्वारा 134 बैंक अकाउंट में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा रकम को फ्रीज करने का काम नरेंद्र मोदी। ये जो कह रहे हैं क्या बदलाव आया, मैं दिखाता हूं बदलाव क्या है। मान्यवर, आज मैं इतना कह रहा हूं कि हमने एक बहुत बड़ा कठोर निर्णय सुरक्षा की दृष्टि से हमने उठाए हैं। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, पहले 2014 के पहले और आर्टिकल 370 नाबूद होने के पहले आपने देखा होगा आतंकवादियों के जनाजों में 25-25 हजार की भीड़ आती। मैं सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं, एक भी दृश्य अभी देखा है 370 के बाद? ना, कोई नहीं करता साहब, क्योंकि हमने निर्णय किया है जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसी जगह पे संपूर्ण धार्मिक सम्मान और रीति रिवाज के साथ वहीं दफना दिया जाएगा। स्टोन पेल्टिंग क्यों कम हुई? जितनी नौकरियों की एडवर्टाइज है, इसमें सरकार ने तय कर लिया है कि स्टोन पेल्टिंग का एक भी केस अगर रजिस्टर है तो वो परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों ये विदेश से भागकर आतंकवाद करते हैं वो लोग डरे हैं? क्योंकि हमने तय किया है जिसका परिवार का जन पाकिस्तान बैठकर आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। मान्यवर, हमने तय किया है कि जो टेलीफोन रिकॉर्ड के आधार पर प्रस्तापित होता है कि किसी का परिवार का व्यक्ति लिप्त है आतंकवाद को बढ़ावा देने में, तो नौकरी में है तो भी उसको डिसमिस करने के सर्विस रूल्स हमने बनाए। मान्यवर, जीरो टेरर प्लान और कंप्लीट एरिया डोमिनेशन के माध्यम से पूरे टेररिस्ट प्रभावित क्षेत्र को आज हमने
सुरक्षित करने का काम किया है। मान्यवर, आज मैं कहना चाहता हूं, जेल अड्डा बनकर पड़ी रही थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने जेलों के अंदर जहमर लगाकर सख्ती लगाने का काम किया है और 105 करोड़ की लागत से एक नई जेल बन रही है जो सिर्फ टेररिस्टों के लिए बनेगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वो जेल की सुरक्षा कोई भेद नहीं पाएगा और टेररिज्म के अंदर कोई अपना योगदान नहीं देगा। मान्यवर, बार काउंसिल में भी जो समर्थक थे उनको भी संदेश कर दिया गया है और रोजगार, पासपोर्ट और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी हमने ढेर सारी चीजें करी हैं। मान्यवर, आदत पड़ गई थी, हमले हो तो बुला देना, इधर उधर कोई बड़ा एक्शन ले लेना जिससे दूसरे दिन के अखबार के टाइटल बदल जाए। हम छिपाने में विश्वास नहीं करते हैं। मान्यवर, हमारे समय में भी हमले हुए शुरू में, क्योंकि पुरानी आदत पड़ी थी। उरी में भी हुआ, पुलवामा में भी हुआ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घर में घुसकर जवाब देने का काम है। हमें संवेदनशीलता कश्मीर के युवाओं के लिए, मगर संवेदनशीलता की व्याख्या टेररिज्म के लिए नहीं। माफ करना दिग्विजय जी, टेररिस्टों के लिए हमारे मन में कोई संबंध नहीं। हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए, स्वागत है उनका। मैं आज भी कहता हूं, नॉर्थ ईस्ट में कई लोग हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। अगर कश्मीर में भी युवा भले हाथ में हथियार पकड़ा हो, हथियार डाल दे, कानून की अदालत के शरण में आए, हम उसका स्वागत करते हैं। संवेदना से हमारा हृदय भरपूर। मान्यवर, हमने जो किया है वो युवाओं के लिए किया है। मान्यवर, ये लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। हमने धारा 370 और 35A को हटा दिया। मान्यवर, धारा 370 और 35 से कश्मीर के लोगों को तो अन्याय करती ही थी, मगर देश के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचा। ये सिर्फ कश्मीरी लोगों का सवाल नहीं था, मनोज जाजिब कश्मीरी लोगों का सवाल नहीं था, 130 करोड़ लोगों का सवाल था। हमारे स्थापक नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस वक्त सवाल उठाया था और नेहरू जी की मिनिस्ट्री छोड़ दी थी कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। और इसलिए इन्होंने इस पर आंदोलन किया और उनकी शंकास्पद मृत्यु हो गई और वो शहीद हो गए। मान्यवर, आज मुझे आनंद है, कश्मीर के लिए मरने वाला हर फौजी, छोटे से छोटा व्यक्ति, नागरिक से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक, जिनने बलिदान दिया है, वो सभी लोगों की आत्मा आज इस देश में से 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान समाप्त कर संतुष्टि का सांस लेगी। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्यवर ऐतिहासिक फैसला है और ये फैसले को मैं बहुत मन के साथ 130 करोड़ की जनता की ओर से स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन। मान्यवर, आज एक संविधान, एक राष्ट्रध्वज और एक प्रधानमंत्री बन चुका है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न साकार हो चुका है। 2 राजधानी रखी, 2 दरबार रखे, सालाना 200 करोड़ रुपए का खर्च होता है। मान्यवर, अब एक केंद्रीय कानून है, जो केंद्रीय कानून है सभी राज्यों में जाता है, ऐसे कश्मीर में भी जाता है। मान्यवर, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इसको पहली बार मान्यता देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 35A के तहत कश्मीर की महिलाओं को न्याय देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मान्यवर, शिक्षा हो, नौकरी हो, पहली बार रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पहली बार एसटी समुदाय को विधानसभा में आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। राइट टू एजुकेशन एक्ट पहली बार धारा 370 जाने के बाद वहां हुआ। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वसन और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा का कानून पहली बार जम्मू कश्मीर में धारा 370 का। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पहली बार 370 समाप्त होने के बाद। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट पहली बार जम्मू कश्मीर में 370 जाने के बाद। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पहली बार
जम्मू कश्मीर में 370। साहब ये विसल ब्लोअर, ये भ्रष्टाचार के जुड़ा हुआ मामला है। जम्मू कश्मीर के किसी भी नागरिक को पूछो, सिफारिश के सिवाय नौकरी नहीं मिलती थी। बड़ी परेशानी थी, भ्रष्टाचार होता था, क्योंकि 3 ही परिवारों का शासन। क्यों विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट वहां लगाएंगे? अभी अभी झारखंड में किसी एमपी के यहां, मैं किस दल के हैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है। गिनते गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीनें गर्म हो गई, मान्यवर गर्म हो गई, मशीनें बंद हो गई, मगर अभी समाप्त नहीं होता है। और एक भी एक घमंडिया गठबंधन ने इसकी टीका भी नहीं की है, उसको सस्पेंड भी नहीं, एक भी। मान्यवर ये खड़े हो गए, चलो इंडिया अलायंस ने, मान्यवर इंडिया अलायंस ने इसकी टीका भी नहीं की। मान्यवर अभी कहेंगे correction is elected, but take it easy. मान्यवर मुझे मालूम है नहीं बैठेंगे, क्योंकि ओबीसी को सम्मान देना है, महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, ये नहीं बैठेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। वॉकआउट करेंगे। कितनी भी कटु बात को हम सुन लिए, अब आप जवाब नहीं सुनोगे? क्या बात है? 6 घंटे तक मैंने सुना है आपको, कैसे नहीं सुनोगे मुझे? चले खड़गे साहब प्लीज बैठ जाइए। मेरा निवेदन साहब, आप बड़े नेता हैं, बैठ जाइए। होम मिनिस्टर सेज विल गो ऑन रिकॉर्ड। मान्यवर ये कहते हैं कि क्या बदलाव आया है? ओबीसी बोलिए साहब, ओबीसी बोलिए, महिला और ओबीसी के लिए नहीं बैठ सकते। मान्यवर बहुत सारे पीयूष भाई जैसे भले हृदय के लोगों को था कि ये जवाब सुनेंगे। मैं इनकी ऑफिस में कॉफी पीने के लिए गया, मैंने कहा नहीं सुनेंगे। तो पीयूष भाई ने मुझे पूछा क्यों नहीं सुनेंगे? मैं कोई कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है, इसलिए निश्चित इन्होंने काका काललकर कमीशन के रिपोर्ट को दबा कर रखा, इन्होंने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबा कर रखा, इन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, इन्होंने ओबीसी के बच्चों को केंद्रीय पूल में रिजर्वेशन का अधिकार नहीं दिया, और इन्होंने ओबीसी का हमेशा विरोध करने का काम किया है। अभी अभी इनके नेता को किसी एनजीओ ने लीक कर दिया है, अर्थ मालूम है या नहीं है मालूम नहीं, कभी पूछ ले कोई फुल फॉर्म तो तकलीफ आ जाए मान्यवर, परंतु अभी एक लीक कर दिया है तो ओबीसी ओबीसी ओबीसी। तो एक पत्रकार मुझे कह रहा था इतना बोले मैं कि इसकी एक तिथि होती है 180 दिन, पहली बार कब मिले बोले वो देख लेना, 180 दिन के बाद विषय बदल जाएगा। इसमें कुछ मन से नहीं होता है साहब। पूरा जीवन इनके पिताजी ने संसद के लोकसभा में खड़े रहकर मंडल कमीशन को लागू करने का विरोध कर दिया, वो आज ओबीसी की बात कर रहे हैं। मुझे तो भरोसा साहब नहीं बैठेंगे, मगर साहब ये पूछ रहे थे क्या परिवर्तन आया है। मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि मुरली मनोहर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नरेंद्र मोदी जी हमारी यात्रा के संयोजक थे, लाल चौक में तिरंगा फहराना था, हम सभी गए थे, हमें जाने नहीं दिया। मोदी जी और कुछ लोग जान की परवाह करे बगैर गए और तिरंगा फहरा है। तिरंगा फहराने के लिए भारत के हिस्से पर सेना को दखल करना पड़ता था, वही लाल चौक में 26 जनवरी को घर घर तिरंगा फहरा गया। मान्यवर कहते हैं क्या परिवर्तन आया है? 30 साल से थिएटर बंद थे, थिएटर नहीं चलते थे कश्मीर में। क्यों नहीं चलते थे?
मैं इसकी मीमांसा में नहीं जाना था, परंतु आज कश्मीर में 3 थिएटर चालू हो गए हैं और 18 थिएटर घाटी में खुलने के इंतजार कर रहे हैं और कई लोगों ने लोन का एप्लीकेशन किया। मान्यवर, शूटिंग नहीं होता था, 21 से अब तक 24 तक 100 शूटिंग हो चुके हैं मान्यवर, 100 शूटिंग हो चुके हैं मान्यवर। ये सब कहेंगे इसको भी धर्म के चश्मे से देखेंगे। मैं आज कहना चाहता हूं कि मुहर्रम का जुलूस भी 30 साल तक नहीं निकला था, अभी नरेंद्र मोदी सरकार के सफर में मान्यवर इनको बदलाव दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, उनके चश्मे में खराबी है, वो आज भी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, मगर मैं उनको कहना चाहता हूं कि देश आपकी स्वीकृति का मोहताज नहीं है। देश की जनता अब समझ चुकी है कि कश्मीर के सवाल के मूल में जवाहरलाल नेहरू की गलतियां थी, वो पूरा देश मान्यवर। जीएसडीपी वो डेवलपमेंट का बड़ा द्योतक होता है। 1 लाख करोड़ का जीएसडीपी था 2014-15 में और आज 2,27,927 करोड़, डबल हो चुका है। डिग्री कॉलेज 94 थे, आज 147 है। ना आईआईटी था, ना आईएम था, ना एम्स था। आईआईटी भी खुल चुका, आईएम भी खुल चुका, 2 एम्स की प्रक्रिया चल रही है, एक खुल चुका है, दूसरा खुल जाएगा। मेडिकल कॉलेज 4 थे, 7 नए मेडिकल कॉलेज खुले। नर्सिंग कॉलेज 1 भी नहीं था, 15 नर्सिंग कॉलेज खुले। मेडिकल सीट 500 थी, आज 1300 मेडिकल सीटें हैं। पीजी मेडिकल सीट 367 थी 70 साल में, आज 297 नई जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मिड डे मील के तहत सिर्फ रिकॉर्ड पर, करप्शन तो जो होता होगा, रिकॉर्ड पर 6 लाख बच्चों को भोजन मिलता था, आज 9,31,000 बच्चों को भोजन मिलता है मान्यवर। और मान्यवर 30 लाख से टूरिस्ट का आंकड़ा 2 करोड़ पार कर गया मान्यवर। ये बताता है घाटी में ठीक है। 1485 से अधिक होम स्टे, अभी बताया जांगड़ा जी ने कि पहचान छुपा कर जाना पड़ता था, अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकते थे, परिचय नहीं दे सकते थे। यहां घाटी के मुसलमान भाइयों के वहां होम स्टे चल रहा है और गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल से जाने वाले व्यक्ति इनके घर में रहकर खाना खाकर घाटी का लुत्फ लगभग 10,000 बिस्तर होम स्टे के अंदर हो गए मान्यवर। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रतिवर्ष 1100 का एवरेज था, अब 8,086 किलोमीटर का एवरेज बना है। 47 स्मार्ट सिटी के तहत योजनाएं थी, आज 173 है। प्रधानमंत्री आवास सिर्फ 24,000 बने थे, आज 1,45,000 बने हैं। घरेलू नल कनेक्शन सिर्फ 7,82,000 थे, आज 13,54,000 बने हैं। गठित की गई सेल्फ हेल्प ग्रुप 4,000 थी, आज 19,000 है। माननीय शिशु मृत्यु दर जो सबसे कठिन हेल्थ पैरामीटर है, इसका गिरावट बहुत कठिनता के साथ होता है। जो हेल्थ के पैरामीटर्स को जानते हैं उनको मालूम होगा। 1,000 पर 22 शिशु मारे जाते थे, आज 1,000 पर सिर्फ 16 शिशु मारे जाते हैं। 47 जन औषधि केंद्र थे, आज 227 जन औषधि केंद्र वहां पर स्थापित हो चुके हैं। मान्यवर इनको दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं आज चले गए हैं, मगर दिग्विजय जी को कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी जी के हृदय की संवेदना है कि घाटी और जम्मू में इतना बड़ा बदलाव डेवलपमेंट के क्षेत्र के अंदर हुआ है। मान्यवर सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में 30,000 करोड़ का भारत सरकार ने इन्वेस्ट किया। रेलवे का पैसा अलग, नेशनल हाईवे का पैसा अलग। मान्यवर लगभग पेंशन के लाभार्थी सिर्फ 6 लाख थे, रजिस्ट्रेशन नहीं होता था जम्मू की साइड से। अब ट्रांसपेरेंट रजिस्ट्रेशन के बाद 10 लाख लाभार्थी पेंशन के हो गए हैं। फूड सिक्योरिटी का कवरेज 43.8% था, आज 100% हो चुका है। हेल्थ कवरेज देश भर में एकमात्र राज्य ऐसा है जहां प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना मान्यवर सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, गरीब से लेकर धनी से धनी तक, फारूक अब्दुल्ला जी तक, सभी को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिलता है। ओपन एप्लीकेशन 50 से 60% था, अब 100% है। ऑनलाइन सर्विसेज सिर्फ 60 सेवाओं में थी,
आज 1100 सेवाओं में ऑनलाइन सर्विसेज हो गई है और स्पोर्ट्स में युवाओं की भागीदारी सिर्फ 2 लाख थी। आज 2022 में जम्मू कश्मीर के 60 लाख युवाओं ने खेलों में हिस्सा लिया। मान्यवर पूछते हैं कि क्या बदलाव आया, मैं इनको ही बताना चाहता हूं। और मान्यवर ढेर सारी चीजें हैं, अब ये चले गए हैं, मैंने दूसरे सदन में भी बताया, मगर मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी ने लाल किले से प्राचीर से इस देश को वादा किया था और मोदी सरकार और प्रधानमंत्री स्वयं इस चीज पर अड़े हैं कि कश्मीर के युवाओं को हाथ में कभी बंदूक नहीं लेनी पड़ेगी, पत्थर नहीं लेने पड़ेंगे, इनके हाथ में लैपटॉप और किताबें भी होगी, नए कश्मीर की शुरुआत होगी। मान्यवर आतंकवाद मुक्त कश्मीर बनने की शुरुआत हो गई है। नया कश्मीर, विकसित कश्मीर, जब विकसित भारत बनेगा, कश्मीर देश के सभी राज्यों के समकक्ष होकर वहां पर खड़ा होगा। दुनिया भर के यात्री आएंगे ऐसे कश्मीर की रचना के लिए। ये जो विधेयक लेकर मैं आया हूं, मैं आपको निवेदन करता हूं सभी लोगों को I shall put first the motion regarding consideration of the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 to vote. The question is that the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Amit Shah to move that the bill be passed. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को ये सदन पारित करे। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. वो लोग तो भाग गए तो वोट नहीं कर सकते ओबीसी महिलाओं के लिए। I shall now put the amendment moved by Dr. John Britas for reference of Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to Select Committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that the bill further to amend the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following members: Shri A. Rahim, Dr. V. Sivdasan, Dr. John Britas, Shri Vikas Ranjan Bhattacharya, Shri Jose K. Mani, Shri Ilham Ram Karim, with instruction to report by the last day of the first week of the next 263rd session of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Dr. V. Sivdasan for reference of the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote. The member is not present. It not been taken into consideration. I shall now put the motion regarding consideration of Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 to vote. The question is that the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There are 6 amendments. John Britas, Shri Santosh Kumar P, Dr. Fozia Khan, they are not present. Amendments have not been moved.
I shall now put the amendment moved by Shri Santosh Kumar P to vote. He is not present, is not being taken up. I shall now put the amendments moved by Dr. Fozia Khan to vote. She is not present. I shall now put the clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title is still part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Amit Shah to move that the bill be passed. महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. Both the bills are passed unanimously. Well, honorable members, the House has had involved interaction on a very important issue. It is gratifying to note that the bills have been passed unanimously. There has been no dissent. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday.